आपका कैसे राजनैतिक सफर शुरुआत हुआ? कहाँ से आप राजनीति में प्रेरणा लिए? आप शुरुआत से हमें बताएँ। तो 96 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चालू किया और तब से लेकर के जो भी मेरे अंदर संस्कार आए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। जब आप जिलाध्यक्ष रहे तब उस दौरान आपने कैसे अपना संचालन किया संगठन का, और उस दौरान आपने चुनाव भी देखे, विधानसभा, लोकसभा उसी दौरान हुआ था, तो कैसे किया? तो एज ए पूर्णकालिक के जैसे ही मैं बीजेपी में भी काम देखता था, जैसे प्रचारक का काम था। तो 13 के चुनाव में मुझे सतना विधानसभा में माननीय शंकर लाल जी का चुनाव था। उसके बाद 14 का चुनाव जो लोकसभा का हुआ और 14 में पूरे देश में परिवर्तन की लहर थी। आप जब अपनी राजनीतिक धारा के एकदम चरम पे थे, जिलाध्यक्ष थे, तो जब आप अपने राजनीतिक धारा के एकदम चरम पे थे, तो आपके ऊपर एक लांछन लगता है और एक वीडियो वायरल होता है हमारे शहर में। मैं उस विषय में चाहता हूं कि आप अपना पक्ष जरूर रखें। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साहब, कोटि कोटि प्रणाम। आपका कैसे राजनीतिक सफर शुरुआत हुआ? कहाँ से आप राजनीति में प्रेरणा लिए? आप शुरुआत से हमें बताएं। मैं बचपन में ही सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ और सरस्वती स्कूल में मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। बचपन में एक घटना हुई थी कि मेरे बड़े पिताजी का ही बालक, चूँकि घर में मैं अकेले हूँ, अब दीपावली की छुट्टियाँ थी तो उस दौरान मुझे ले जा कर के दूसरे गाँव में ले जा कर के कुआँ में फेंक आया था कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो सब प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। मेरे पिताजी को लगा कि अकेले लड़का है, संघ से जुड़ जाएगा तो संस्कार आएँगे, सारी चीज़ें होंगी। तो 96 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चालू किया और तब से लेकर के जो भी मेरे अंदर संस्कार आए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। सन 2000 में मैंने 12वीं पास किया और 12वीं पास करके संघ के वर्ग में गया। मैंने प्राथमिक वर्ग किया 96 में। उसके बाद 99 में मेरा प्रथम वर्ष हुआ तो मैं कुछ समय के लिए विस्तारक प्रचारक निकला। फिर मन में आया, जब 2000 में मैंने द्वितीय वर्ष किया तो मन में आया कि यार देश के लिए और समाज के लिए जीवन देना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक होता है। तो ऐसे मन में प्रेरणा लगी और मैं सन 2000 में संघ का प्रचारक निकल गया। तो प्रारंभिक तो मैं सतना में रहा 1 साल और 2001 में मेरा स्थानांतरण रीवा जिला में हुआ, जिसमें मैं मनगाँव में गंगेऊ तहसील का तहसील प्रचारक बना। वहाँ 2 वर्ष रहा। उस समय विपरीत परिस्थितियाँ थीं, संघ का इतना ज़्यादा वो भी नहीं था और विपक्ष का भी बड़ा दबाव रहता था। संघ का कार्यकर्ता, यानी एक घटना मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं एक घर में रुका हुआ था और उस घर में रात के फ़ोन आता है, तो वो घर का मालिक मुझे अपने घर से बाहर निकाल देता है। इतना भय था, तो रात भर मैं पेड़ के नीचे बिताता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, संघ का हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष करके संघ को खड़ा किया है, तो मुझे भी करना चाहिए। प्रेरणा रही, फिर मेरा रीवा नगर में हुआ। 2005 में मैं जिला प्रचारक बना। जिला प्रचारक बन करके मैं सीधी गया। सीधी में 2005 से लेकर के 7 तक था। उसके बाद फिर मेरा मंडला में हुआ, ट्राइबल्स क्षेत्र में। तो वहाँ भी मैं संघ का प्रचारक रहा और मन में आया कि यार देश की जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, बाकी सारी चीज़ें, और लगता था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को और देश को समर्पित कर सकता है। दीपक वही है जो तिल-तिल करके, जल करके और दूसरे को प्रकाश देता है। तो मैं राजनीतिक, मेरे मन में कहीं भी इच्छा थी ही नहीं, सिर्फ़ एक था कि ये जीवन जो है देश को समर्पित करना है। क्योंकि मैंने बौद्धिक में संघ के सुना था कि भगत सिंह तो सब पैदा हों लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में। तो हमने कहा भगत सिंह का उदाहरण देने के बजाय भगत सिंह खुद बनना, देश के लिए खुद काम करना। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं लगातार चलता रहा। उस दौरान और भी परिस्थितियाँ आई। मैं चूँकि सरकार विपरीत में थी, जब 99 में थी, 2000 में निकला था। 2001 से लेकर के 3 तक विपरीत परिस्थितियाँ थी। घर में अकेले हूँ, पिताजी थे। पिताजी भी संघ की शाखा में जाते थे, उनको फर्जी केस में फँसा दिया गया।
अब जब पिताजी को फर्जी केस में फंसा दिया गया तो करने वाले हम। तो कहीं ना कहीं जाकर के 2010 तक में जो जो फर्जी केस था उस केस में पिताजी लोगों को सजा की स्थिति बन गई। तो मैंने फिर संघ में आग्रह किया कि मुझे, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि पिताजी का घर का भी देख सके और संघ का काम भी देख सके। तो मेरा उस समय दमोह में था, जिला प्रचारक था। तो मैंने तय किया कि मुझे सतना में रहना है, तो सतना में मुझे प्रचारक बना दिया। सतना में भी रहा और उस दौरान पिताजी वाला जो मामला था हमारा सेटल आउट हुआ, ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि घर में माँ पिताजी सियाने थे, तो मुझे लगा कि अब प्रचारक जीवन ज़्यादा दिन तक रहना कठिन है। प्रचारक जीवन से मैं वापसी की। उस वापसी के दौरान संघ के जो अन्य संगठन हैं उनमें काम करने का भी ऑप्शन आया। तो मैंने विश्व हिंदू परिषद को चुना। अब मेरी राजनीतिक इच्छा कहीं भी नहीं थी। यानी जैसे कहते हैं ना कि भाग्य लेकर के जाता है, सेम वही कंडीशन थी। अ मेरे को, मैं विश्व हिंदू परिषद में संभाग का संगठन मंत्री बन गया, रीवा संभाग का, और विश्व हिंदू परिषद का काम करने लगा। और उस दौरान गांव-गांव में विश्व हिंदू परिषद की शाखाएँ, यानी जो संगठन है उसको मैंने इकाइयाँ गठित करने का काम किया, गौशालाएँ बढ़ाने का काम किया, धार्मिक स्थल सत्संग बढ़े इसके लिए काम किया, साधु संतों का। अ, प्रवीण भाई तोगड़िया जी का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मेरे कार्यकाल में हुआ था। फिर क्या हुआ कि अचानक से एक दिन, चूँकि चूँकि मैं प्रचारक था, तो यहाँ उस समय जिलाध्यक्ष हमारे सतना के ही हमारे गाँव के सुरेंद्र सिंह बघेल जी थे। उन्होंने आग्रह किया था कि सतीश जी अब आप घर वापस आ गए हैं तो हमारे संगठन को समय दे दीजिए। उनके ऊपर बात हुई होगी उस समय, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने मेरे को बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष बना दिया। और जैसे मैं जिला उपाध्यक्ष बना, तो घोषणा हुई, पेपर में नाम आया। विश्व हिंदू परिषद में चर्चा हुई कि अरे आप तो विश्व हिंदू परिषद का काम देख रहे थे, बीजेपी में अचानक से कैसे घोषणा हो गई? तो मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को तो खुद नहीं मालूम था। हाँ, चर्चा हुई थी क्योंकि बीच का समय खाली था। उस दौरान मैं कोई काम कर नहीं रहा था, तो संगठनों में चर्चा हुई थी कि भाई अब खाली है तो हमारे संगठन को समय दे दीजिए। जैसे आपसे हुई थी वैसे उनसे हुई थी। तो उस दौरान फिर मेरी बीजेपी की घोषणा हुई। तो विश्व हिंदू परिषद के उस समय संगठन मंत्री थे क्षेत्र के अमरीश सिंह जी। उन्होंने कहा कि अपनी विचारधारा का आदमी राजनीति में भी होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके वहाँ घोषणा हो गई है तो अब आप राजनीति का काम देखो, क्योंकि जल्दी राजनीति में लोग जाते नहीं हैं। और आपकी अगर हो गई है तो आप अब राजनीति का काम देखो। इस प्रकार मेरी बीजेपी में एंट्री हुई। लेकिन मेरे मन में भाव बीजेपी में भी रहते हुए मैं बीजेपी को राजनीति के हिसाब से मैंने कभी नहीं चलाया है। बीजेपी में भी रहते हुए, राजनीति में भी रहते हुए मैं एक समाज सेवी के रूप में ही अ, आज भी मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पद में रह चुका हूँ। और जो राजनीति की तासीर है, आप सब जानते हैं। आज भी मैं किराए के घर में रहता हूँ। बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी, जिले का महामंत्री होने के बावजूद भी, मैं एक वकील साहब हैं, वो संघ से जुड़े हुए हैं, उनके घर में रह रहा हूँ, निःशुल्क रहा हूँ, एज ए प्रचारक जैसे रहा हूँ। कोई मुझे मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता था, आज भी छोड़ता है। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यानी ये राजनीति में भी शुचिता के साथ कैसे किया जा सकता है, वो भाव लेकर के मैं आगे बढ़ा था। कोई मेरे मन में पद की या कोई किसी भी प्रकार की बड़ी आकांक्षाएं लेकर के मैं राजनीति में नहीं आया था। राजनीति में सिर्फ एक अपेक्षा थी कि नहीं, समाज हमारा है और हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस भाव को लेकर के चूंकि राजनीति में आ गया था, इसको ईश्वर का ही कहें कि भाई मैं तो विश्व हिंदू परिषद का काम करने गया था, बीजेपी में घोषणा हो गई, तो ईश्वर की इच्छा मान करके मैं उस लाइन में फिर आगे बढ़ गया था। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैंने भी संघ का 3 दिवसीय प्रारंभिक वर्क कर रखा है, रामपुर में हुआ था, जी, जी, जी। सरस्वती स्कूल में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संघ संस्कारों का विकास करने में बहुत ज़ोर देता है। अपने यहाँ कुछ का आप भी देखते हैं, जब संघ की एक्टिविटीज़ होती है तो कितने युवा वर्ग होते हैं, कितने
एक्साइटेड वे में पार्टिसिपेट करते हैं। आप पथ संचलन देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब देखो तो। संघ से आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, तो आपने बहुत सारे चुनावों को देखा, तो कैसा वो रहा? फिर आप अपना ये भी ज़रूर इसमें बताइए कि जब आप जिला अध्यक्ष रहे तब उस दौरान आपने कैसे अपना संचालन किया संगठन का? और उस दौरान आपने चुनाव भी देखे, विधानसभा, लोकसभा उसी दौरान हुआ था, तो कैसे किया? और बीजेपी में जैसे मेरी एंट्री हुई, तो चूँकि जैसे मैंने बताया कि मैं सीधे जिला उपाध्यक्ष बन जी। तो चूँकि मैं संघ विचारधारा से आया था, संगठन को समर्पित था, तो जो भी काम होता था तो एज़ ए पूर्णकालिक, मेरा उस समय तक विवाह नहीं हुआ था। विवाह मेरा 2016 में हुआ है। तो एज़ ए पूर्णकालिक के जैसे ही मैं बीजेपी में भी काम देखता था, जैसे प्रचारक का काम होता है। तो 13 के चुनाव में मुझे सतना विधानसभा में माननीय शंकर लाल जी का चुनाव था। तो उसमें राजा राम जी विपक्ष में लड़े थे। तो उसका कार्यभार मेरे को संगठन की ओर से सौंपा गया और ईश्वर की कृपा से 15,000 से अधिक वोटों से शंकर लाल जी वो चुनाव जीते थे। उसके बाद 14 का चुनाव जो लोकसभा का हुआ, और 14 में पूरे देश में परिवर्तन की लहर थी। और सांसद जी उसमें मेरे को जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि सा जो भी प्रत्याशी का कार्यक्रम होगा, उसको सुचारू रूप से चलवाने का वो ज़िम्मा मेरे को सौंपा गया था। तब ऐसे 2014 का वो चुनाव भी हम लोग अच्छे वोट से जीते थे। और सारे जितना प्रत्याशी का दौरा हुआ था, उतना मेरा भी दौरा हुआ था। उसके बाद 18 का चुनाव हुआ, 18 के बाद 19 का चुनाव हुआ। उसके बाद नगर निगम का चुनाव, यानी ममता पांडे जी वाला भी मैंने संचालन पूरा रूपरेखा बना करके और वो सारी चीज़ें की थी। फिर अभी का जब मैं जिला अध्यक्ष बना, तो मेरे दिमाग में आया कि संगठन को ग्राउंड लेवल पर कैसे मजबूत किया जाए। और ग्राउंड लेवल पर अगर हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, तो हम पढ़े थे, सुने थे कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने मंडल स्तर पर संगठन के काम को मजबूती प्रदान की है। और आज ये मंडल स्तर पर आप देखते होंगे तो मंडल अध्यक्ष बनने के लिए भी लोगों की होड़ लगती है। और मंडल अध्यक्ष बन गया तो यानी वो माना जाता है, यानी जिला अध्यक्ष तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मंडल अध्यक्ष के लिए भी। तो हम लोगों ने तय किया था कि जैसे मेरे को जब जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, यानी जिले के महामंत्री था, तब से महामंत्री एक बड़े वो होता है, यानी तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम अपने संगठन को और नीचे तक मजबूती देंगे। नरेंद्र त्रिपाठी जी जिला अध्यक्ष थे, हम लोगों ने मिल करके और संगठन को नीचे स्तर पर लेकर के जाने का, कि बीजेपी क्यों जरूरी है। जिस प्रकार का देश का वातावरण बन रहा है, देश को नैरेटिव डेवलप हो रहा है, तो हम लोगों को समझाते थे कि देश में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, जो भाषा के नाम पर लोगों को तोड़ रही है, जो जाति के नाम पर लोगों को तोड़ रही है, क्षेत्र के नाम पर लोगों को तोड़ रही है। एक वो विचारधारा है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। कश्मीर हो या गुवाहाटी, भारत माता, अपना देश, अपनी माटी। कोई जातिगत भेद नहीं, कोई वो नहीं। तो ऐसा ले जाकर के हमारे दिमाग में आया कि हम पोलिंग स्तर पर इसको कैसे मजबूत करें। जब मैं जिला अध्यक्ष बना, तो मैंने भी कोशिश की, और ईश्वर की कृपा का है, जब मैं जिला अध्यक्ष बना उस समय मैहर और सतना एक ही जिला था। और पहली बार सबसे पहला कैंडिडेट हमारे पहली ही सूची में हमारे सतना की चित्रकूट का घोषित हो गए थे, सुरेंद्र गहरवार जी। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से निकलनी थी, तो पहली यात्रा जो निकलनी थी वो सतना से निकलनी थी और चित्रकूट से निकलनी थी। ये भी तय हो, यानी मेरे बनते ही, अध्यक्ष बनते ही हमको बड़े-बड़े कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करने का अवसर मिला। यानी मैं जिला अध्यक्ष बना 23 जनवरी 2023 को, और 25 को सीएम साहब यानी शिवराज सिंह जी का कार्यक्रम सतना में हो गया, सतना गौरव दिवस के रूप में। उसको पूरा कराना, उसको संचालित करना। उसके बाद फरवरी माह में अमित शाह जी का कार्यक्रम हो गया, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण था। अगस्त माह में हमारा कैंडिडेट घोषित हो गया। तो लगातार चुनाव के मूड में पूरा पार्टी आ गई। जन आशीर्वाद यात्रा का संचालन करना, लोग हर जगह, लोग मिले, भीड़ मिले, कार्यकर्ता आए, उत्साह बना रहे, वो सारी चीजों का रूट तय कराना। तो हम एक समन्वय स्थापित करके सभी नेताओं का आपस, सबसे बड़ी जो समस्या राजनीति में आती है भैया, राजनीति में जो समस्या आती है समन्वय की। तो दो मैं संगठन में जब बना, तो मैंने 3 चीजें लेकर के चली: संवाद, संपर्क और समन्वय। यदि हमारा संवाद होता रहेगा और संपर्क होता रहेगा, तो समन्वय स्थापित हो जाएगा। मैंने कोशिश की कि पॉजिटिव वे में, हर तरफ, कहीं भी निगेटिव
चर्चा ना करके उसके पॉजिटिव, अगर कहीं से नेगेटिव भी आती थी तो उस चीज़ को मैं पॉजिटिव बना करके उसको भेज, नहीं, नहीं आपको तो गलत जानकारी है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मैंने ये इस चुनाव में हमको 7 सीटों में से विधानसभा चुनाव में 23 में 5 सीटों में जीत मिली और 2 सीटें जो हमारी किसी कारण से हमारे लूज़ किए, लेकिन उसकी भरपाई हमने लोकसभा के चुनाव में की। जब लोकसभा का चुनाव का रिज़ल्ट आया तो आप उठा करके देखेंगे कि हम 8 की सातों विधानसभा में बीजेपी जीती है। और पहली बार जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े नेता अगर डब्बू कुशवाहा जी को छोड़ दें, तो जो चुनाव लड़े थे, वो सब बीजेपी में। यादवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक वो बीजेपी में आ गए, सुधीर सिंह जी लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके, वो बीजेपी में आ गए, राजा राम जी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, वो बीजेपी में आ गए, मनीष तिवारी जी महापौर का चुनाव लड़ चुके थे, वो बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे अतुल सिंह जी, वो बीजेपी में आ गए। ऐसे एक माहौल क्रिएट हुआ कि नहीं, मैं भाजपा के साथ चलना चाहिए और भाजपा की मदद करना चाहिए, क्योंकि देश को ज़रूरत बीजेपी की है। बीजेपी देश की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज आप दूसरे देशों का माहौल आप उठा करके देखिए ना, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, क्या माहौल है? श्रीलंका में किस प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान में किस प्रकार का, इमरान खान को जेल में डाल करके, और कैसा माहौल। एक जो राजनीति की एक दिशा पूरी दुनिया में मोड़ी जा रही है ना, वो बहुत गलत डायरेक्शन में हिंसा की तरफ बढ़ रही है। और जो नेता हैं उनके प्रति घृणा पैदा करने की, राजनीति घृणा का क्षेत्र नहीं है, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। हमको भगवान ने अवसर दिया, हमको इस लायक बनाया, तो हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं, हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। ईश्वर ने ना हमको चुना, हम हाँ, इतने सारे लोगों के बीच में अगर भगवान ने मुझे वहां तक पहुंचाया, ठीक है, मेरी विचारधारा संघ की थी और संघ का जो रहता है वो मान्य होता है। और इन लोगों को भी लगा कि नहीं यार, एक अच्छा व्यक्ति है। जब हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, तो उस सभा का संचालन करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इतने बड़े मंच का संचालन करने का मुझे अवसर मिला और 2 मिनट मोदी जी के सामने मुझे बोलने का भी अवसर मिला। तो मैंने वो चीज़ों को कनेक्ट किया, उन चीज़ों को कनेक्ट किया जो हमारे सतना की विशेषता है। मैंने मैहर को कनेक्ट किया, मैंने बाबा अलाउद्दीन खां के संगीत को कनेक्ट किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने बंदूक की नालों को तोड़ करके और बंदूक के एक तरंग बनाई, नल तरंग, और उन्होंने संदेश दिया कि आज दुनिया को युद्ध की जरूरत नहीं है, दुनिया को शांति की जरूरत है। मैहर का और चित्रकूट वो स्थल है हमारा कि जहां पर साधना करके दशरथ नंदन से भगवान राम बन गए। भगवान रामचंद्र जी 11.5 वर्ष चित्रकूट में रह करके, तपस्वी वेश में रह करके उन्होंने साधना की, तपस्या की, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। अत्रि मुनि के आश्रम गए, अनुसुईया जी के से सीता माता ने ज्ञान लिया, सुतीक्षण आश्रम गए, सर्वभंगम, यानी पहला हमारे सतना में ऐसा स्थान है कि जहाँ कहते हैं कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण अच्छा है, तो शिष्य की कृपा से गुरु को भी भगवान प्राप्त हुए। सुतीक्षण ने गुरु सर्वभंग की बात को मान करके ईश्वर का इंतजार करने लगे, और सुतीक्षण जी लेकर के जाते हैं भगवान को सर्वभंग मुनि के पास। वो स्थल हमारे सतना में, हमारे सतना में वो स्थल है कि जहां 1857 की क्रांति में 100 से अधिक लोगों ने बलिदान दिया है, पिंडराम, और वीरता के साथ लड़कर के उन्होंने बलिदान दिया है, घेर करके नहीं मारा गया था, वीरता के साथ वो लड़े हैं। तो ऐसा ये सतना की भूमि, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उनको सतना उत्तर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिल गए, दक्षिण में माँ शारदा मिल गई, और वहां का मैं जिलाध्यक्ष बना। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको तो समाज के लिए करना चाहिए, और मैंने उस भाव से किया भी, तो परिणाम भी उसके अनुरूप रहा। 7 सीटें हम, साथ में 5 विधानसभा जीते, लोकसभा भी जीते,
उसके बाद सदस्यता का हमारा अभियान आया, तो सदस्यता के अभियान में भी पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जिला एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। बूथ कमेटियों का गठन में भी सबसे पहले हमारे सतना जिला ने बूथ कमेटियों का गठन किया। उसके लिए सतना जिले को सम्मानित भी किया गया, प्रदेश स्तर में सम्मानित किया गया। तो संगठन हमारा ग्राउंड लेवल पर आज इस स्थिति में मजबूत हुआ है कि हमारे एक आह्वान पर बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारा इकट्ठा होता है। सबका डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ, ओटीपी लेकर के वेरिफिकेशन हुआ, यानी हवा में नहीं हुआ। भौतिक सत्यापन, उनकी फोटो ली गई, उनके मोबाइल नंबर लिए गए, उनका ओटीपी लिया गया, वहां कार्यकर्ता गया है। यानी परसमनिया जैसे पहाड़ में जहाँ सुदूर जंगल है, वहां भी कार्यकर्ताओं ने जहाँ टावर नहीं है तो वहां ट्रैक्टर में भर करके लोगों को लेके आए, सदस्यता कराई और फिर उनको विदा कर दिया। क्योंकि हमने उनको कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम जब समाज को देंगे तब समाज हमको देगा। तो अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जो औरों के लिए जिए उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है। मेरा आपसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन है कि कौन-कौन से कैंडिडेट आपके चुनाव टाइम में आए थे कांग्रेस से भाजपा में? यादवेंद्र सिंह जी, मनीष तिवारी जी, राजाराम त्रिपाठी जी और कौन था? सुधीर सिंह जी। सुधीर सिंह जी। आपको ये नहीं लगता कि ये आपकी चुनाव प्रबंधन नीति है? क्योंकि विचार प्रबंधन होता तो चुनाव से जस्ट पहले नहीं आते। क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है और हर व्यक्ति सत्ता की मलाई चाहता है। इसको सत्ता की मलाई नहीं कह सकते। विचार परिवर्तन कब किसका कैसे होगा, ये एक समय तय करता है। भगवान रामचंद्र जी जब युद्ध के लिए गए ना, तो पहले विभीषण जी नहीं आ गए थे। युद्ध की घोषणा हो गई, समुद्र में पुल बन गया, उसके बाद विभीषण जी आए। क्योंकि उनको लगा कि नहीं, मेरा उद्धार राम के कार्य में ही है, धर्म के कार्य में ही है। इनको लगा कि नहीं, हमको देश का काम करना है, समाज का काम करना है। आज वो कांग्रेस नहीं बची है जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने विचार लिए थे, जिस कांग्रेस का वो संकल्प लेकर के चले थे। गांधी वाली कांग्रेस नहीं बची, नेहरू जी वाली कांग्रेस नहीं बची। आज जो कांग्रेस बन गई है, जो कांग्रेस चल रही है, वो व्यक्ति परक हो गई है, एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली ये कांग्रेस हो गई है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, जो एक शायरी में भी कहते हैं कि मानव के जीते सपनों पर जब आग लगाई जाती है, बांसुरी रख दी जाती है, क्रांति की मशाल उठाई जाती है, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। और चुनाव ही वो समय होता है जिसमें आदमी अपनी बाकी टाइम आते तो आपके कार्य की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं शायद ना होती। चुनाव का टाइम आता है, चुनाव के टाइम में ही राजनीति का प्रकटीकरण होता है कि कौन किसके साथ है। पार्टी और विचारधारा के साथ हम कब दिखते हैं? 365 दिन हम चुनाव पार्टी और विचारधारा के दिखे, और चुनाव के टाइम पार्टी के नहीं है, तो क्या हम है? ये सब मैं तो इन सब के त्याग का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने एक लंबा समय कांग्रेस पार्टी में बिताया है और उन्होंने त्याग करके आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके आए हैं, अपना परिवार छोड़ करके आए हैं। ऐसे कोई नहीं छोड़ करके आता। जब उनको लगा होगा कि वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं जिनके जो 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 जिनके लिए उन्होंने उस पार्टी को जॉइन किया था, तब वो हमारे पास आए। और गांधी जी के सपना हो या अंबेडकर जी का सपना हो या सरदार पटेल जी के सपना हो, उसको साकार कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है क्या? उसको साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए। हमने महात्मा गांधी जी को सम्मान यानी कांग्रेस हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो है, यानी गांधी जी के विचारों को लेकर के तो हम चल रहे हैं। स्वदेशी को लेकर के कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। हम यानी गांधी जी का सम्मान है। बाहर का प्रधानमंत्री आता है तो गांधी जी की मूर्ति भेंट हम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टेचू किसने बनवाई? हमने बनवाई। यानी भारत के संविधान बना करके समाज को जोड़ने का काम अगर सरदार पटेल अंबेडकर जी ने किया था, तो देश की रियासतों का विलीनीकरण करा करके देश को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का काम सरदार पटेल जी ने किया था।
और इसलिए सरदार पटेल जी को जो सम्मान कांग्रेस में होना चाहिए था आज़ादी के बाद 70 साल यानी इतने साल बीत जाने के बाद भी जो सम्मान होना चाहिए नहीं दे पाए थे। वो एक परिवार तक ही कांग्रेस को सीमित कर दिए और इसलिए देश के महापुरुषों का सम्मान हो, सारे महापुरुषों का सम्मान हो जिन्होंने देश के लिए दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो इन लोगों को लगा कि नहीं यार, कांग्रेस की जो पहले की नीतियां थी, जो गांधी जी जिसको चाह रहे थे, राम राज्य इन अवर कंट्री कौन कहा? गांधी जी का था, सपना था कि देश के अंदर राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार और कहने का स्वतंत्रता। आज गरीबों का पक्का मकान किसने बनाया? आज गरीबों के घर में शौचालय किसने बनवाए? गरीब के बारे में विचार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अंत्योदय का सपना लेकर के भाई गरीब आदमी भी कम मुख्य धारा में आएगा। बड़े बड़े शहरों का डेवलपमेंट और उद्योगपतियों को बढ़ावा दे करके हमने जो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था, उसको खत्म करके एकात्म मानववाद को बढ़ावा किसने दिया? तो जो गांधी जी का गांधीवाद था वही तो एकात्म मानववाद है और वह उसी पर भारतीय जनता पार्टी चली। इन नेताओं को लगा कि नहीं, ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे विचारों के अनुरूप है। वो सब आए और उन्होंने मदद की और मदद बस नहीं किया, आज वो बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में चलते हैं और उन सबका उतना ही सम्मान है जितना होना। मैं आपको यहाँ पे सर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप इस देश में नेहरू के विषय में गलत बोल के राजनीति कर सकते हैं, गांधी के विषय में गलत बोल के राजनीति कर सकते हैं, मगर अंबेडकर के विषय में आप गलत बोल के 6 दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे इस देश में। ये फैक्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने अंबेडकर को तो अपनाया है मगर अंबेडकरवादी और बहुजनों को नहीं अपनाया। क्योंकि आप अपने पार्टी की नीति देखें। सर आप यहाँ पे एक चीज आप और बता रहे थे, छोटे मुंह बड़ी बातें सर। नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा हम करता हूँ बहुत कम। मैं भी आप ही के जैसा हूँ। सर यहाँ पे जब चुनाव का माहौल हुआ था, मेरी भी रहवाई सतना में ही है, तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस में जितने लोग सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के एंटी थे वो भाजपा में चले गए, जो जो खुद भी कुछ न कुछ टिकट है, कुछ न कुछ पद चाहते थे। तो जो चुनाव हुआ वो ऐसे हुआ कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू वर्सेस संपूर्ण भाजपा, और भाजपा का सत्ता, भाजपा का प्रबंधन, सब कुछ। और एक छोटी सी घटना भी आपको याद हो हमारे चुनाव टाइम में हुई थी कि एम्बुलेंस में शराब बंट रही थी, उसको लेके 2 गुटों और 2 पक्षों में बड़ा विवाद हुआ था। मैं चाहूंगा उस टाइम शायद आप जिलाध्यक्ष भी थे, तो वो सर क्या था, उस पे आप एक जरूर फोकस करें। अब वो शराब कौन बाँट रहा था, कैसा, वो तो मेरे को एकदम क्लियर नहीं है। और रही बात ये है कि जैसे आपने कहा ना कि अम्बेडकर जी का क्यों विरोध? और अम्बेडकर जी की विचारधारा का भी क्यों विरोध करा? कभी भारतीय जनता पार्टी ने ना अम्बेडकर जी का विरोध किया, ना उनकी विचारधारा का विरोध किया। हम उनकी विचारधारा पर चलते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, कभी किसी प्रकार की हमारी नीतियाँ उठा करके देखिए। गरीबी मूल आधार बना, हमने जातियाँ नहीं बनाई। सारे गरीब कल्याण की योजनाएँ हमने चलाई। गरीब आदमी बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख तक का इलाज होना चाहिए। हमने जाति देख करके नहीं बनाई। जाति देख करके योजनाएँ जो भी बनी हैं वो दूसरों की बनी हैं। और दूसरा, अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, जो राजनीति के लिए अम्बेडकर जी को यूज़ करते हैं। अम्बेडकर जी को राजनीति के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अन्य दल के लोग अम्बेडकर जी को सिर्फ यूज़ करते हैं काहे के लिए? वोट बैंक के लिए। आप उनकी नीतियों पर जाओ ना, अम्बेडकर जी क्या चाहते थे? भीमराव अम्बेडकर जी ने सिर्फ 3 शब्द कहे थे, संगठित शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप उनमें शिक्षा का स्तर देखिए। हम अपने समाज को नशा से मुक्त करा पा रहे हैं क्या? बुराइयों से मुक्त करा पा रहे हैं क्या? इनके जो जो जिनको हम कहते हैं कि बहुजन का कोई नाम ले ले, कोई किसी का नाम ले, उनके द्वारा इन समाज के कल्याण के लिए कौन-सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? चलिए समाज सेवा में ही ठीक है, अम्बेडकर जी के सिर्फ़ एक दिन जाकर के माला पहना देना और उनके नाम के पर वोट बैंक की राजनीति करना, ऐसा नहीं होना। आप समाज के लोगों को समरसता का संदेश दे, आप जातिगत खाइयाँ खुदवाने का काम कर रहे हैं। और ये आहार कहते हैं ना, जब चिंगारी लगती है, कहते हैं चिंगारी का खेल
बुरा होता है। आज ये आप अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका खेल बुरा होता है। जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसको ग्रंथियों में लेकर के जाती। आज आप वोट बैंक के लिए क्या कर रहे हैं? सामान्य वर्ग के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? जबकि हमारे यहाँ कभी भी भेद का नाम का स्थान ही नहीं था। कहीं कोई भेद नहीं था। सनातन में भी कोई भेद नहीं था। कभी भी आप उठा करके देखिए। लोग कहते हैं कि पानी पानी नहीं पीने दे, सब देते थे। सबके लिए अलग-अलग। कहीं भी आप, हमारे सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो कुंभ लगता है। कुंभ में कहाँ घाट अलग-अलग बनते थे। ये जो भेद है ना, ये योजनाबद्ध तरीके से समाज को तोड़ने के लिए लोगों ने के दिमागों में डालने का काम हुआ है। हमारे यहाँ छोटे-छोटे हमारे त्योहार होते थे भैया। अगर शादी हो रही है तो कुम्हार का मटका भी आता था, बसोर का बैंड भी आता था, ब्राह्मण बैठता था और नाई बैठता था। एक छत के नीचे तब दो आत्माओं का बंधन होता था। समाज की एकता थी। पूरा गांव एक होता था, समाज एक होता था। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप ये कहना और इसलिए मैं कहता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। अंबेडकर जी ने कभी भी, आप पूरा उनका विचार उठा करके देखिए। अंबेडकर जी, मैं कह रहा हूं अंबेडकर जी को मानो तो अंबेडकर जी की भी मानो, जो वो कह के गए हैं उसको भी तो मानो। आप नशा भी कर रहे हो, अंबेडकर जी की कहाँ मान रहे हो? आप अपने बच्चों को पढ़ाओ ना। एक गरीब ब्राह्मण अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बिना आरक्षण के वो कलेक्टर बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हो? समान अवसर मिलेंगे। तो इसलिए राजनीति के लिए इन महापुरुषों का उपयोग मत करिए। महापुरुषों ने इस देश के लिए किया है और उसको आप अपने हृदय में विराजित करके उनके अनुसार आचरण बनाइए, उनके अनुसार आप जीवन जिए। तब उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना आपका सार्थक होगा। तो मैं उन राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहता हूं कि महापुरुषों को जो है वो राजनीति के लिए उपयोग करना सिर्फ राजनीति बस के लिए बंद होना चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए उपयोग होना चाहिए। आपने मुझसे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी में कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई अम्बेडकर के नाम पे, अम्बेडकर जी के नाम पे। तो बहुत समय से आप सत्ता में बाहर हैं, सत्ता में आप हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप योजनाएं बनाएं। आपने यहाँ पे ये कहा कि छत के नीचे अलग अलग वर्ग के लोग बनते हैं। जब विवाह होता है तो कुम्हार जी से के यहाँ से मटका आता है और अलग अलग वर्ण से लोग आते हैं, तब दो आत्माओं का बंधन होता है। वहाँ पे ब्राह्मण जी अपना पूजा कृत कराते हैं। सबके लिए मेरे हृदय में संपूर्ण सौहार्द, संपूर्ण सम्मान है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो अलग अलग जाति वर्ण से लोग आते हैं उन सब में समान रूप से उनका सम्मान होता है? बिल्कुल, सब सम्मान, सबका बराबर सम्मान था। कहीं कोई भेद नहीं था। जितना सम्मान आप गुरु वशिष्ठ का था, उतना ही सम्मान महर्षि वाल्मीकि का था। आदिकाल से था, वर्तमान में भी है। कोई भेद नहीं है। ये सारे भेद जो हैं वो राजनीति के कारण अंग्रेजों के टाइम में खड़े हुए। समाज में कोई भेद नहीं था। आज से आप 100 साल पहले चले जाइए, अंग्रेजों के शासन के पहले चले जाइए, तो आपको कोई, किसी भी समाज का व्यक्ति राजा बन सकता था। कोई भेद नहीं था। कोई जाति का आधार नहीं था कि इसी जाति का व्यक्ति राजा बनेगा। आप उठा करके देखिए, मंडला तरफ चले जाइए, गूण राज्यों का राज्य था। इधर चले जाइए चंदेलों का था, इधर चले जाइए बघेलों का था। सबके थे। जाति के आधार पर कोई राजा नहीं बनता था। पंडिताई में भी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं था। संत रविदास को गुरु कौन बनाती? मीराबाई, मेवाड़ की महारानी आकर के संत रविदास को अपना गुरु बनाती। मेरा यहाँ पे कोई भेद नहीं था। मत अलग है। हम जब अपने महापुरुषों के, अपने संतों की बात करते हैं तो हम उनको अपने सामाजिक धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं व्यक्तिगत जो 2 आँखों से देखा हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मैंने जो इन खुली आँखों से देखा है कि सामाजिक धारा में रहवासियों की जो डेली लाइफ है, जो उनका सोच विचार है, आचरण है, वो एक अलग रहता है।
हमारे महापुरुषों का अलग रहता है, क्योंकि कबीरदास ने इसने कहा कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कई बार क्या होता है सर, मैं भी जब भी अपने परम पूज्य जी को या भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ उच्चतम तम पे बैठे नेताओं को देखता हूँ, या अपने संघ के प्रचारकों को देखता हूँ, या बौद्धिक जो हमें देते हैं, तो वो सिर्फ हमारे महापुरुषों का उदाहरण उठाते हैं। उन्हें समाज में रहने वाले धरातल पे पड़े हुए व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसकी आचरण कैसे है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आज भी हमारे समाज में जातिगत विषमताएं हैं, आज भी भेदभाव है, और जो कि बहुत दुखद है, जो कि बहुत पीड़ादायक है। और ये हमारी, आपकी, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान को माने और सबको समान दृष्टि और समान धरा पे रखे और समान रूप पे देखें। हाँ, मैं जितना जाति के खिलाफ हूँ उतना मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। ना मैं जाति का समर्थन करता हूँ, ना मैं रिजर्वेशन का समर्थन करता हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूँ तो मेरा एक और आकलन रहता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ये कहे कि उसका जातिवाद पे कोई विश्वास नहीं है, मगर जितना जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी स्थापित करके टिकट का विवरण करती है या पदों को देती है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले उतना सोच भी सकते हैं, उनको इतनी प्लानिंग आती भी होगी। ये बहुत अच्छा है, आप राजनीतिक पार्टी है, तो ये आपकी रिसर्च और एनालिसिस टीम है, बहुत अच्छा है। मतलब ये देख के भी अच्छा लगता है कि कोई इस स्तर पे जाके कोई कैसे विचार कर सकता है। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी ने तो इतना अच्छा डाटा इकट्ठा कर रखा है, ये चुनाव आयोग के पास भी नहीं होगा। इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन्होंने जाके रिसर्च किया है, चाहे जातियों का हो, चाहे सामाजिक विषमताओं का हो। तो ये तो अच्छा है, वो पार्टी है तो वो अपनी रणनीति डिसाइड करती हैं, अपनी नीतियां डिसाइड करती हैं। कांग्रेस को भी एक हद तक इससे कुछ सीख लेना चाहिए और अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, अपने वर्कर को स्ट्रांग करना चाहिए, अपनी टीम को स्ट्रांग करना चाहिए। और जो संगठन उनका टूट जाता है चुनाव के समय, क्योंकि मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ जो बीजेपी के लोग होते हैं वो वोट बैंक वोट वोट तलाशते हैं, और जो कांग्रेस के लोग होते हैं वो अपने नेता तलाशते हैं। उनके नेता ही गुम हो जाते हैं। और वो बहुत माननीय पत्रकार है, तो मैंने उनसे कहा कि क्या भाजपा को हराया जा सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हरा सकते, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो भाजपा वाले वोट तलाश रहे होंगे कि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। कांग्रेस वाले नेता तलाश रहे होंगे कि उनका नेता किस किस पार्टी पे जा चुका है। तो बहुत अच्छा है सर, ये आपकी प्रबंधन नीतियां हैं, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतने ग्राउंड लेवल पे जाके आप लोग रिसर्च करते हैं। अच्छा है सर, लोकतंत्र में हर किस्म के विचार होने चाहिए, हर किस्म की भावनाएं होनी चाहिए, और सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। और हमारे हृदय में जितना नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, उतना लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी का भी सम्मान है। लोकतंत्र के लिए दोनों जरूरी। आप जब अपनी राजनीतिक धारा के एकदम चरम पे थे, जिलाध्यक्ष थे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष मनोनीत पद होता है, उसे जनता नहीं चुनती, मगर जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे भी ज्यादा ऊपर उसका महत्व होता है। उसके पास शक्ति होती है, उसके पास पावर होती है, संगठन में पकड़ होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में आए, और हेलीकॉप्टर में अगर 2 सीटें हैं तो एक सीट मुख्यमंत्री जी की है, तो दूसरी सीट जिलाध्यक्ष जी की, और बहुत स्ट्रांग प्रोटोकॉल होता है। तो जब आप अपने राजनीतिक धारा के एकदम चरम पे थे तो आपके ऊपर एक लांछन लगता है, और एक वीडियो वायरल होता है हमारे शहर में। मैं उस विषय में चाहता हूं कि आप अपना पक्ष जरूर रखें। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है और यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है, बाकी सब कार्यकर्ता रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी भी प्रशासन स्तर पर है मुख्यमंत्री जी, लेकिन भाजपा में एज ए कार्यकर्ता के तौर पर सब काम करते हैं। जिलाध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सारी चीज़ों को लेकर के। और जो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिली, वो मुझे भी मिली सोशल मीडिया में। और जब वो वीडियो देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, बहुत एकदम पहले तो दिमाग ही नहीं काम किया, क्या अरे ये क्या हो गया। अरे जिस ने आरोप लगाया 16 मार्च को, होली के समय तक मैं उनके लिए पिता तुल्य था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया में, कैप्शन में, फेसबुक में
फ़ोटो डाली। उन्होंने मेरे होली के दौरान आग्रह किया था कि आपने हमारी जान बचाई है, ऑपरेशन में हमारी मदद किए हैं। मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे पतिदेव भी आए हुए हैं, आइए मिल लीजिए। और वो मेरा जाना हुआ था, पिता के उनके पति थे, बच्चे थे। उस दौरान उन्होंने फ़ोटो ली थी। उस फ़ोटो में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पिता तुल्य। और जब भी बात होती थी एज ए पिता तुल्य ही उन्होंने यही कहा था। पहली भेंट जब मेरी हुई, तो जब मैं अध्यक्ष बना था उस दौरान कार्यालय में पत्रकार वार्ता, चूँकि चुनावी वर्ष था तो पत्रकार वार्ता, जो भी अधिकारी आता था, जो भी नेता आते थे तो पत्रकार वार्ता होती थी। सरकार की नीतियों को लेकर के होती थी, बहुत सारी पत्रकार तो उनका आना-जाना होता था। उसी दौरान उन्होंने मेरे से मदद माँगी थी कि मेरे पतिदेव जो हैं तो फैक्ट्री में बोरी फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत इनकम हो नहीं पाती है, बहुत गरीब घर से हैं हम। और ऑपरेशन मेरा होना है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है पैसे के कारण, तो आप किसी नेता से मेरी कुछ मदद करा दीजिए। तो मैंने कहा कि नेता कोई मदद करेगा, तो जनसंपर्क निधि दे सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है और वो उतनी पर्याप्त होती नहीं है कि तो बोले किसी से उधार दिला दीजिए। मैंने अपने एक मित्र हैं, उस मित्र से मैंने उनको पैसे लेकर के 25,000 उधार दिला दिए थे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद स सारी चीज़ें ठीक हो गई, नॉर्मल था। परिवार भी उनका सब जानता था कि पिता जैसे मानते हैं, अपने पति से भी वो पिता तुल्य ही सारी चीज़ें। मेरे को तो यही नहीं समझ में आया कि 16 मार्च तक जो लड़की मुझे पिता तुल्य कह रही है, मेरे लिए कह रही है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। आप मेरे पिता के सम्मान के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया तो जब मैं अध्यक्ष से हटा था, वो वीडियो भी है, आप उनके सोशल साइट में हो भी, पड़ी होगी। मैं हटा था और भगवती पांडे जी अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने एक वीडियो चलाया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि सतीश शर्मा जी बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष थे, गरीबी से उठ कर के आए थे, ज़मीन से जुड़े थे, कार्यालय में फालतू महिलाओं को नहीं बैठालते थे, सुंदरकांड का पाठ कराते थे, कन्या का पूजन कराते थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष जैसे पद से हटाना एक ठीक नहीं है। यानी वही लड़की जब मैं 16 अप्रैल आते-आते मेरे ऊपर लांछन लगा दी। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भैया। यानी मैंने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया था, सिर्फ़ इज़्ज़त कमाई। एक गाड़ी नहीं मेरे पास। और जब आदमी दूसरा कोई कुछ करे तो उतना नहीं बुरा लगता, आपका अपना कोई कह दे। जो जो बेटी जैसे हम जिसको मान रहे हैं, जो हमको पिता जैसे मान रही है, वही लड़की अगर मेरे खिलाफ ऐसा कह दे, क्या स्थिति हुई? मैं 24 को वो आवेदन कोलगाँव थाने में देती है, 26 को मुझे पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्या स्थिति हुई होगी? समाज में कोई मर्यादा बची है? कौन भरोसा करेगा? कौन किसी की मदद करेगा? मैंने 25 साल घर नहीं गया, ये घर में अकेले होकर के बूढ़े माँ-बाप के सामने कौन-सा मुँह लेकर के जाऊँगा? आज मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी-अच्छी बात करता था, अब क्या हो गया? समझ में नहीं आता कौन आज निश्चित बड़े-बड़े नेताओं का षड्यंत्र है। जो लड़की आवेदन में पहले आवेदन में छेड़खानी कह रही है, जान से मारने की धमकी दे रही, वही अपने आगे अगले आवेदन में मेरे को बलात्कारी घोषित कर रही है। कैसे हो सकता है? उसके बाद संदेश आते हैं कि मैं केस वापस ले लूँगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ। उसको भी वो रिकॉर्ड करना। अभी मैंने देखा चूहा मार लिए मर जाऊँगी, एफआईआर करो, एफआईआर करो। मुझे तो ये भी शंका है कि दबाव में आकर के कल भाई मैं तो अकेला हो गया ना, मैंने तो अपना पूरा जीवन संगठन को दे दिया था। वही जिस संगठन के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वो उसी ने मुझे छोड़ दिया। किसके भरोसे जाऊँ मैं? आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ हो सकता है। सिर्फ आरोप लग जाए और आरोप पर आप किसी को छोड़ दो, क्या होगा? किस ओर जा रहा है समाज?
किस ओर जा रहा है, क्या होगा? 16 मार्च को पिता तुल्लू मेरी पत्नी को स्टेटस को चेक करते हुए होली के दौरान भाभी माँ 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 चरण छू रहे हैं, जैसे फेस व्हाट्सएप मैसेज हो रहे हैं। उनके घर के लोग भी जान रहे हैं कि यार बाप जैसे मान रही है, उनका पति भी जान रहा है। आखिर कौन है पर्दे के पीछे? और मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए भैया। आप बोल देते, मैं खुद छोड़ देता राजनीति। आज मेरी मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। आदमी किसी को गोली मार दो, एक बार में मर जाता है, लेकिन उसका चरित्र गिरा दो, घुट घुट करके मरता है। लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया। कभी कहती है मैं खुद हत्या कर दूंगी, कभी वीडियो डालेगी कि मैं पुलिस नहीं कर रही है तो मैं खुद सतीश शर्मा की हत्या कर दूंगी। क्या है ये? कौन कर रहा है? और मैं तो मेरी तो ये स्थिति है भैया कि मैं तो कुछ कहने की कंडीशन में नहीं हूं। किससे कहे, किस क्या क्या है ये? जिसके मैंने जान बचाई, क्या सोच करके मैंने मदद की रही होगी? कब ऑपरेशन हुआ है? आज हो गया क्या? कौन मदद करेगा? कौन किसी के लिए खड़ा होगा? आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ममता पांडे ने इतना बस कह दिया था कि बेटी अच्छे से कपड़े पहनो, उनके खिलाफ इन्होंने आवेदन कर दिया था। मेरे पास आई आवेदन लेकर के, इसको पार्टी से हटाइए। मोदी जी की सभा होनी थी, अगर इनको नहीं हटाएंगे तो मैं आत्मदाह करूंगी। हाथ काट करके थाने पहुंच गई। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने इतना बस पूछ दिया था कि कहाँ तक पढ़ी हो, उनके खिलाफ आवेदन कर दिया। आज हम हैं। मैंने सिर्फ इतने ही बस कहा कि बेटी, मैं किसी से पैसे लेकर के दिए थे, वापस करने हैं, तुम्हारा करियर खा जाऊंगी, कहाँ चले जाओगी, सब बर्बाद कर दूंगी। नंबर ब्लैक लिस्ट कर दोगे, किस किस के करोगे? उसके बाद मैंने देखा ये सारी चीजें, मुझे एक भी आशंका नहीं थी। और निश्चित तौर पर कोई ना कोई पर्दे के पीछे का रोल अदा कर रहा है। ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। राजनीति की ये अच्छी परंपरा नहीं है। और उस बहन से भी कहना चाहूंगा कि आज मैं हूं, मेरी इज्जत गई है तो तुम्हारी भी गई है। इज्जत कमाई जा सकती है, इज्जत बनाई जा सकती है, लेकिन अगर एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आती है। मुझे बड़ा दुख है कि जिसको मैंने इतना माना, उसी ने कहीं का नहीं छोड़ा। कई बार मन में विचार आता है आत्महत्या कर लूं, फिर लगता है कि ईश्वर ने जीवन दिया है, आत्महत्या से बढ़कर के पाप कुछ नहीं। कोशिश भी किया, कायर लोग कहेंगे। एक आदमी कोई कहाँ जा रहा है भैया, क्या हो रहा है? खुद वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में पिता तुल्य लिख रही है। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रूफ हैं। आज अचानक से हम 16 मार्च तक पिता तुल्य हैं, उनके परिवार के सब लोग मान रहे हैं, और 16 अप्रैल आते आते हम उनके साथ गलत करते हैं।
क्या कहूँ मैं तो भैया निःशब्द हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ होगा? किसका आपसे अब ये तुम विरोध हो सकता है? अब कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे अभी इसके मैं एथेंटिक उसमें पहुँचा नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक अपने नहीं होते हैं, तो मेरे से कॉम्पिटिशन किसका होगा? कांग्रेस वालों का तो होगा नहीं, आप बहुजन वालों का तो होगा नहीं। कौन ऐसा हो सकता है भाई कि लोगों के दिमाग में रहा हो कि संघ का आदमी है, जिला कम उम्र में जिला अध्यक्ष तक पहुंच गया है और आगे बढ़ सकता है, इसकी राजनीतिक हत्या कर दो। लेकिन मार दो ना, गोली मार दो यार। लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस प्रकार के आरोप, गंदे आरोप लगा करके किसी के चरित्र कपड़े, हम साफ कपड़े नहीं पहन पा रहे तो दूसरे के कपड़ों में कीचड़ उछाल रहे हैं। आप उठा करके देखिएगा, वो उसके सारे वीडियो उठा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पीड़ित कौन है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं बहुत कम बोलता हूं। इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि क्या कहा जाए। पर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बता रहा हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि दूसरा कुछ करता है तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब अपने घाव देते हैं, अपनों का दर्द ज्यादा होता है। मैंने उस परिवार को अपना माना था, उसकी जान बचाई थी, और इस स्तर पर जाएंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने हमारे शहर में वरिष्ठ है माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी, हमारे यहाँ से प्रतिमा बागरी जी विधायक भी हैं और आज मंत्री भी हैं, और महापौर जी भी हैं योगेश ताम्रकार जी, और आपके 5 और अन्य विधायक भी हैं। तो आपने किसी से मदद मांगने की कोशिश नहीं की? पार्टी के सभी लोगों के ध्यान में है मैटर, और प्रशासन के भी सबके ध्यान में है। मैंने तो पत्र भी लिखे, 24 को उन्होंने आवेदन दिया, 25 को मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया। मैंने तो सब प्रकार से सबको पता है। और जिस प्रकार का वो दबाव बनाती हैं, मैंने अभी लेटेस्ट में वीडियो देखा कि चूहा मार लेकर के उन्होंने वीडियो बनाया कि मैं, अगर सतीश शर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, बच्चों को भी मैं मार दूंगी। ये जिस प्रकार का उनका तरीका है, तो मुझे तो ये अंदेशा है कि प्रशासन उस दबाव में आकर के कभी न कभी मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी में लटका दो, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को गलत इल्जाम में मत फंसाओ। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है एक एक ईंट इकट्ठा करके बनाने में, और आप 1 मिनट में उसका पूरा करियर खत्म कर देते हो। मैंने करियर भी नहीं सोचा था राजनीति में, मैं तो सेवा के लिए आया था। आप एक उस व्यक्ति की राजनीतिक हत्या कर दिए जो समाज के लिए जी रहा था। किस भरोसे मैं समाज के लिए जीऊंगा भैया? और क्यों लोग राजनीति में आएंगे? ठीक कहते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में कोई नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि राजनीति को लोग गंदा कर रहे हैं। आप मेरा बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, मेरे गांव चले जाइए, घर चले जाइए, बूढ़े माँ बाप से मिलाइए, यानी कोई किसी पर तरह से नहीं। मैं तो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ कि क्या कहूँ। आपने यहाँ पे 2 बातें कही कि इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र नहीं हो सकता, आपके पार्टी में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हीं का ही षड्यंत्र है। तो क्या आपने इसमें संघ से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का अंग है, और संघ के संचालन से ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनती हैं और चलती हैं। आप इसे उनकी रूपरेखा अगर आप केंद्र से देखें तो नीचे तक देख सकते हैं। संघ ने आपका साथ नहीं दिया। जो मेरे अपने हैं उन सबको भरोसा है कि हमारा सतीश ऐसा नहीं है।
और इससे निखर के आएगा, निकल करके आएगा। जो राजनीतिक लोग हैं, जो देश रख रहे हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते हैं। और रही बात है आरोप प्रत्यारोप की, तो सीता माता भी अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी उनको, यह मेरी अग्नि परीक्षा का दौर है और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि मैं इससे निकल करके बाहर आऊंगा। संघ के लोगों का भी यही कहना है और सबका कहना है, जो मेरे अपने हैं वो सब मेरे साथ हैं। क्योंकि परम पूज्य जी भी सतना आने वाले हैं लोकार्पण के लिए, आपका उनसे कोई संवाद हुआ? नहीं नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं होगा। संघ के बड़े पदाधिकारियों से आपका कोई संवाद? जहाँ उचित स्थान है वहाँ मैंने बात अपनी रख ली है और अपना पक्ष भी मैंने रख दिया है। जैसे आपके सामने मैंने बताया कि 16 मार्च तक जो जिसके लिए मैं पिता तुल्य हूँ, जो अपने पति से मेरे लिए लड़ रही कि बाप जैसे माने, वही लड़की अगर मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे तो क्या है। तो मुझे भरोसा है देर सवेर उसका भी हृदय परिवर्तित होगा, उसको भी अपनी गलती का एहसास होगा और जो उसको खिलौना बनाए हुए हैं तो उनके भी राज उजागर होंगे, वो भी सामने आएंगे। आपकी राजनैतिक प्रतिद्वंदिता ने आपके ऊपर लांछन लगाया, आपका ऐसा कहना है। और अभी आपने कहा कि जो लोग मेरे पीछे उनके भी राज उजागर होंगे। क्या लगता है आप इस आरोप से उभर पाएंगे? बिल्कुल। आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पे भरोसा है? मुझे भगवान पे भरोसा है और न्याय पे भरोसा है। अगर मैं सही हूं तो सच का साथ ही ईश्वर देगा। आप संविधान पे भरोसा रखते हैं? बिल्कुल, संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और जो सामने आएगा उससे जिस हिसाब से आएगा, मैं खुद अधिवक्ता हूँ। जिस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी उस प्रकार की परिस्थितियों से लड़ा जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा। मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार का लांछन मेरे ऊपर लगाया गया है, मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जिस प्रकार उन्होंने ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए चूहा मार लेकर के वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि मैं हत्या कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। और मैंने देखा है कि कहीं न कहीं इस प्रकार के दबाव में आकर के और आगे चल कर के एफआईआर ये हो जाती है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आज मेरे साथ हो रहा है। एक निर्दोष व्यक्ति को एक गलत लांछन लगा करके फँसाया जा रहा है। कल आपके साथ भी हो सकता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ कानून की आड़ पर किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार का दबाव बना करके दबाव बनाया जा रहा है, शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। कभी मेरे को उनके द्वारा वीडियो डाल करके जान से मारने की धमकी, लगातार मेरे मान सम्मान को गिराना, बलात्कारी शब्द कहना और इस प्रकार से मेरे मान सम्मान को गिराने का काम हो रहा है। और जब समाज में सब अच्छे लोगों की चुप्पी ही इस प्रकार के लोगों का मनोबल बढ़ाती है, मेरा सभी से निवेदन है कि मेरी मदद करिए और एक गलत बात के प्रति आवाज़ उठाने का काम करिए, मेरा साथ दीजिए। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, समाज के सब बंधुओं को, सब समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं मेरे पास जो भी सबूत हैं, जो भी साक्ष्य हैं, वो सब भी मैं कोर्ट के सामने रखूँगा और
समाज के सामने भी आज मैं पहली बार बहुत दुखी होकर के और सबसे अपील करता हूँ, आप सबने मेरा 20 साल 25 साल का चरित्र देखा है। आज देर तक मेरे खिलाफ किसी को रे से बे कहने का कोई भी कंप्लेन नहीं है। आप पता कर सकते हैं, मेरे घर जा कर के देख सकते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ समाज के लोगों का आह्वान करता हूँ कि इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मेरी मदद करिए। मैं आप सबके बीच में मैंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित किया है, तो आज समाज को मेरे साथ खड़े होने की ज़रूरत है और मुझे समाज की ज़रूरत है। इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि जो सच है, जो न्याय है, वो होगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।